Good morning, guys. This is Sigma Institute of Excellence, and again, this is a fifth part almost, है ना? Agriculture, obviously, SS Standard 10. Yep. ये चैप्टर्स को अच्छे से करना एंड मेरे वीडियोस देखते रहना. आपको फिर एंड टाइम पर बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एंड टाइम पे एक क्विक रिवीजन सा जैसा कर लेना. मतलब 2x पे 175x पे अगर मेरे वीडियोस सुन लोगे तो ऑलमोस्ट अच्छे से मार्क्स लेके आओगे. अगर जैसे पेपर स्टाइल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर स्टाइल का वीडियो भी बनाया है. इट विल बी अपलोडेड सुन. यू नो नाउ टोबैको, बेसिकली टोबैको इज़ अ खरीफ क्रॉप. यू नो खरीफ क्रॉप मतलब इसको हम मानसून में उगाएंगे, लेकिन हालांकि टोबैको में एक्चुअली ज़मीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन. टोबैको उगाने के लिए उसकी जो ज़मीन का प्रकार है, नेचर है, it is more important than the climatic condition. First to note, and you are supposed to write that particular line if you go through. अगर एग्जाम में टोबैको आता है, ठीक है, बढ़िया है. देखो सबसे पहले हम ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो आपको ये चीज याद रहे. सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन. अगर आपको टोबैको उगाना है तो जमीन आपकी उससे सबसे क्लाइमेट से भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, फिर हमने क्या पहला ही लाइन दैट टोबैको इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप यानी बेसिकली वो मानसून में उगाया जाएगा, कोई डाउट नहीं है. इसको कौन सी जमीन चाहिए? सैंडी लॉमी सॉइल चाहिए, राइट. देन 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. ऑब्वियसली समर के मानसून के दौरान थोड़ा थोड़ा हल्का सा लो टेम्परेचर ही होता है. एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए अप्रोक्सीमेटली, आर सुटेबल फॉर टोबैको कल्टीवेशन. ठीक है, तो टोबैको एक कुल मिला के आपका एक खरीफ क्रॉप है. ठीक है, उसको सैंडी लॉमी सॉइल चाहिए, सैंडी लॉमी सॉइल चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. एट द सेम टाइम सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट. क्लाइमेट से ज्यादा भी कोई टोबैको को असर करता है तो उसकी सॉइल की बात करते हैं हम, है ना. सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर. Then at the same time major for countries, ऐसा आपको अगेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम ऐसा बोलते हैं कि ये पहली बार आया. तो देखो टोबैको में ये पहली बार ऐसा आया कि आपको पर्टिकुलरली 3-4 कंट्री के नाम दिए गए कि कौन से कंट्रीज में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. तो टोबैको मोस्ट प्रोबेबली 4 कंट्रीज में उगाया जाता है. ठीक है ना, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए. 4 कंट्री में ज़्यादा उगाया जाता है और ये अगर उगाया जाता है तो एक्सपोर्ट भी हम करते हैं. ये 4 कंट्रीज ही करते हैं, यू नो. और इसका डिमांड भी इतना रहता है ना क्योंकि लोगों को नशे की आदत है. नीचे लिखा है देखो कहीं पे, टोबैको कंजप्शन इज हार्मफुल टू हेल्थ. नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. टोबैको पहले तो उगाना ही नहीं चाहिए. अगर हम उगाते हैं इसीलिए तो लोग यूज करते हैं, राइट. दैट ठीक है. तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम देखने जाए तो टोबैको का प्रोडक्शन कौन करता है सबसे ज्यादा? चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब इंडिया की बात करें तो गुजरात में चरोतर रीजन है ना. आगे पढ़ते हैं. गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया. देन द चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चरोतर रीजन है. ठीक है ना. और मेजोरिटी केसेस में चरोतर के लोग काफ़ी सारे लोग यूएसए चले गए हैं, यूएसए, कनाडा. आनंद डिस्ट्रिक्ट्स, खेड़ा, चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट्स. महसाणा में बड़े पैमाने पे उगाया जाता है. वडोदरा, ठीक है. पंचमहाल ग्रो मोर तंबाकू, ज़्यादा तंबाकू, बड़े पैमाने में तंबाकू. ये सब जो सिटीज़ है, गांव है, उगाते हैं. गुजरात की बात करते हैं, ठीक है ना. अबाउट 80% ऑफ बीड़ी तंबाकू ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस इन गुजरात. अरे वापस गुजरात टॉप कर गया. ठीक है ना. इंडिया की बीड़ी तंबाकू सबसे ज़्यादा गुजरात में 80% उगाई जाती है. बढ़िया है. टोबैको इज यूज टू मेक गुटखा. टोबैको का यूज हम क्यों करते हैं? तंबाकू बोलते हैं, वैसे यहाँ पे टोबैको लिखा है इसलिए मैं टोबैको बोलता हूँ. गुजराती में हम लोग तंबाकू बोलते हैं. टोबैको का यूज गुटखा बनाने में, बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में होता है. एंड स्नफ, ठीक है ना. स्नफ वो सूंघने के लिए होता है कुछ, समथिंग लाइक दैट. टोबैको कंजप्शन इज वेरी वेरी हार्मफुल टू हेल्थ. एंड इसीलिए क्योंकि ये हार्मफुल है इसलिए देखो कोरिलेट होता है ना. सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बैन टोबैको गुटखास. वेरी गुड.
टोबैको के बारे में हमने क्या देखा, टोबैको थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं क्योंकि ओवर राइटिंग हो जाएगा, मजा नहीं आ जाएगा। टोबैको एक कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, बढ़िया हो गया। टोबैको इज अ खरीफ क्रॉप। इसको सैंडी लोमी सॉइल चाहिए। इसको कैसी सॉइल चाहिए, जो कि हद से ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। क्लाइमेट इसके लिए इतना मायने नहीं रखता। इसको टोबैको को सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर सुटेबल कंडीशन फॉर टोबैको कल्टीवेशन। ठीक है, ये बढ़िया वाली बात हो गई। लेकिन फिर हमने तीसरी लाइन टोबैको के बारे में क्या लिखना है पता है आपको, दैट सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर द टोबैको कल्टीवेशन। अगर आपको टोबैको उगाना है तो जमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट थोड़ा ऊपर नीचे तो चला जाएगा। फिर टोबैको के बारे में सबसे पहली बार हमको ये बताया गया कि मेजर 4 कंट्री से जो टोबैको उगाने में माहिर है और सबसे ज्यादा उगाती तो है ही है, एक्सपोर्ट भी हद से ज्यादा करती है। तो उसमें हमने कौन सा नाम ले लिया पता है आपको, इंडिया तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, चाइना तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ब्राजील भी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। इंडिया और चाइना के अलावा ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेजर 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच ग्रो एंड एक्सपोर्ट टोबैको आर सी, ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ इंडिया के अंदर अगर हम गौर करें तो गुजरात उगाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश उगाता है, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर स्टेट्स। यहां पे भी 4, इंडिया में 4 जो मेजर स्टेट्स है, देखो 80% तो गुजरात में ही उगता है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम जैसे 4 देश के नाम ले लिए तो इंडिया में भी 4 स्टेट्स के नाम ले लिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग, छोटा एस रखना, प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया। नाउ द चरोतर रीजन, चरोतर खेड़ा और आनंद के बीच में आता, ठीक है ना, खेड़ा एंड चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट्स, महसाणा बहुत बड़े पैमाने पे, वडोदरा, पंचमहाल ग्रो मोर टोबैको, ठीक है, बढ़िया है। एंड अबाउट 80% ऑफ बीड़ी एंड टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस इन गुजरात। गुजरात में भारत की 80% बीड़ी तंबाकू उगाई जाती है, ठीक है। नाउ टोबैको का यूज क्या है, तो वो गुटखा बनाने में यूज होता है, बीड़ी बनाने में यूज होता है, सिगरेट बनाने में और स्नफ बनाने में यूज होता है। देन वो आखिरी वाली लाइन समाज सेवा की लाइन लिखनी पड़ती है ना, दैट टोबैको कंजप्शन इज इंजीरियस टू हेल्थ, हार्मफुल टू हेल्थ। और इसी वजह से सिक्किम एक ऐसा पहला भारत का देश है, सॉरी भारत देश का पहला स्टेट है जिसने टोबैको और गुटखा को बैन करके रखा है। हम आगे बढ़ते हैं, रबर के बारे में पढ़ते हैं। रबर, रबर को कैसे बनाते हैं, रबर को कैसे बनाते हैं, तो जो रबर है इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्री। एक लेटेक्स नामक ट्री है, उसमें से एक ओजिंग आउट मतलब बाहर निकलना, एक मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है ना, लेटेक्स के ट्री से। आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि लेटेक्स के ट्री से ये कैसे मिल्क बाहर निकलता है, और रबर मेकिंग प्रोसेस, तो ज़्यादा आपको आइडिया आएगा, है ना। रबर इज प्रिपेयर्ड, हमारे सिग्मा का ऐसा कोई वीडियो नहीं है। रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क। रबर को कैसे बनाया जाता है, जो लेटेक्स का ट्री है उसमें से मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है ना, उसकी मदद से रबर बनता है। आगे क्या करते हैं, उसको रबर को बनाने के लिए आगे का प्रोसेस लिखा है, एसिडिक एसिड इज मिक्स्ड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशंस। हाँ, रबर एक प्लांटेशन ट्रीज है, वो हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो एसिडिक एसिड को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। जो ये मिल्क कलेक्ट किया ना हमने, यहाँ पे मिल्क कलेक्ट किया, तो रबर प्लांटेशन से हमने जो मिल्क कलेक्ट किया उसके अंदर एसिडिक एसिड मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, उसको एसिडिक एसिड मिक्स करने के बाद उसको गर्म किया जाता है एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, एंड उसके बाद में हमें रबर मिलता है। कुल मिला के अभी रबर का यूज क्या करते हैं हम, रबर का यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लाइक टायर में हम यूज करते हैं, आपको पता ही है रबर होता है, ट्यूब्स में भी रबर ही होता है, ठीक है ना। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ नोरा फतेही क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, और बरसात भी रबर के प्लांटेशन को ज्यादा चाहिए। नाउ मलेशिया, पहली बार ये देश का नाम आया है, मलेशिया। रबर के लिए अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा आगे है पूरी दुनिया में, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा रहता होगा, इसके लिए रबर, मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन। रबर के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन सा देश है, मलेशिया है।
इन इंडिया केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका साउथ की बात हो रही है, आसाम सीधे ऊपर चले गए, है ना। 7 सिस्टर्स, आसाम एंड त्रिपुरा आर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो भारत में 5 जगह पे, पहले तो साउथ में और एकदम सीधा फिर नॉर्थ में चले गए 7 सिस्टर्स, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 3 साउथ के स्टेट्स, और फिर आसाम और त्रिपुरा। यस, दिस बोथ स्टेट्स आर पार्ट ऑफ इंडिया, आर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है ना। रबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत इजी वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ब्लैक पेन लेना तो बनता ही नहीं था, मतलब वापस वही वाले पेन, तीसरी पेन, इसमें 2 पेन ऑलरेडी यूज कर दिए और एक एक्स्ट्रा कलर यूज कर दिया, ठीक है ना। तो रबर कैसे बनता है? रबर इज प्रिपेयर्ड, तो रबर होता है इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क, रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्रीज। जो लेटेक्स के ट्री से दूध निकलता है बाहर, उसकी मदद से हमें रबर बनता है। लेकिन क्या काफी है? नो, यू आर सपोज टू ऐड एसिटिक एसिड। हम क्या करते हैं? एसिटिक एसिड को मिक्स करते हैं। एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड किसके साथ? विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशंस। रबर के प्लांटेशन के साथ, सॉरी, उसमें से जो दूध निकला उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? एसिडिक एसिड मिक्स करेंगे, देन उसको लो टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिल जाएगा? रबर मिल जाएगा। नाउ आगे का प्रोसेस क्या है? इसको हम कहां रबर का यूज क्या होता है? तो इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टायर और ट्यूब्स, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी यूजेस। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमें 2 चीज लिखनी है, बुक को हमें फॉलो करना है क्योंकि बुक ही हमारा भगवान होता है, ठीक है ना। अरे पेन नेचुरली गिरा है, और आपको तो पता है पेन गिरता है तो क्या होता है। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, नोरा फतेही क्लाइमेट, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम हैवी रेनफॉल भी होना चाहिए। अच्छा, यहां पे हमें क्या बताया गया? मलेशिया का नाम इस चैप्टर में पहली बार आया है। मलेशिया इज टॉपिंग द टेबल। मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन। रबर के प्रोडक्शन में अगर कोई कंट्री सबसे आगे है तो मलेशिया है। और इंडिया में ये कहां उगाया जाता है? साउथ में चले जाओ 2 स्टेट्स, और आसाम और त्रिपुरा में चले जाओ, ठीक है ना। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, एट द सेम टाइम आसाम और त्रिपुरा को भी ले लो, तो हमारा रबर भी हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। पैन किधर गया? आ गया, माय फेवरेट। जय श्री राम। मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। देखो यहां पे बहुत सारे नाम आएंगे जहां पे आपको लगेगा शायद ये आपके लिए नए हैं। You know, I am not going to explain or translate the same for you. If you guys have any doubts, just Google and see the image of the same. You will have an idea that you used to use so many things in your day-to-day life. हाँ, काफ़ी सारे चीज़ें वो आपने यूज़ नहीं की होगी. You know, it's okay, it's part of life, है ना? ठीक है. तो गुजरात रैंक्स फर्स्ट मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस, मसाला की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना. गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड. गुजरात कहां पे फर्स्ट है? गुजरात की बुक है, क्यूमिन सीड के अंदर टॉप पर है, फेनल सीड के अंदर टॉप पर है, और इसबगुल के अंदर टॉप पर है पूरी दुनिया में, है ना. इसबगुल, जिन लोगों को पेट की तकलीफ होती है ना, बहुत सारा आयुर्वेदिक नॉलेज भी आ जाएगा, मेडिसिनल नॉलेज भी आ जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द वेरी डीप नॉलेज ऑफ द सेम. हम इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है ना. एंड जो मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे इन सब के बारे में हद से ज़्यादा नॉलेज है. आई हैव बीन अ मास्टर ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है ना. बहुत सारी बुक पढ़ ली है. अब जितना बुक्स में होता है फिर इसको इन डिटेल हम करने जाए ना तो ब्रो मल्टीपल टाइम्स में रिपीट करता हूँ. हमें 20 घंटे चाहिए होंगे एग्रीकल्चर को बताने के लिए. तो आपको एग्जाम में लिखना है. एग्जाम में कैसे लिखते हैं, कैसे याद रखोगे, वो टेक्निक के साथ मैं जाता हूँ, ठीक है ना. तो गुजरात जो है, पहले मेडिसिनल कंडीमेंट्स और स्पाइसेस के बारे में अगर आपको लिखना आता है तो सबसे पहले लाइन ऐसा बनता है कि गुजरात 3 चीज़ों में टॉप कर रहा है. कौन सी चीज़ों में टॉप कर रहा है? ठीक है ना, क्यूमिन सीड के अंदर वो टॉप कर रहा है, ठीक है ना. उसके साथ कौन से सीड? फेनल सीड के अंदर, और इसबगुल के अंदर भी गुजरात टॉप कर रहा है, ठीक है ना. CFI से याद करो, ऐसे ही याद कर लो, ठीक है ना. गुजरात जो है क्यूमिन सीड, ठीक है ना, फेनल सीड और इसबगुल के अंदर टॉप कर रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, है ना. 3 चीजों में गुजरात टॉप कर रहा है. व्हाट इज द सेकंड लाइन?
हमारा सेट बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अब इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना। इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर। अब इंडिया टॉप कर रहा है प्रोडक्शन, एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के अंदर ड्राइड कोरिएंडर, फिर ये स्पेलिंग गलत है, फेनुग्रीक है, ये के है बेटा, मस्टर्ड, सुआ एंड अजवेन। देखो अगर ये पैराग्राफ मेडिसिनल कंडीमेंट्स एंड स्पाइसेस का पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने गुजरात की बात करी, तो गुजरात जो है मोटे मोटे तौर पे किसके अंदर टॉप कर रहा है ना, क्यूमिन सीड के अंदर टॉप कर रहा है, ठीक है, सॉरी, एट द सेम टाइम फेनल सीड के अंदर टॉप कर रहा है, एंड विथ इट बाय एंड लार्ज इसबगोल के साथ भी वो टॉप कर रहा है, इसबगोल के साथ। गुजरात इन तीन चीजों के प्रोडक्शन में टॉप कर रहा है। नाउ इंडिया की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, इंडिया किन चीजों में टॉप कर रहा है, ड्राइड कोरिएंडर, है ना, व्हाट एल्स, फेनुग्रीक, स्पेलिंग गलत था, हम करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मस्टर्ड, सुआ एंड अजवेन। अगर आपको मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस के बारे में पैराग्राफ अगर 4 मार्क्स में आ जाता है या 2 मार्क्स में ये आता है, 2 मार्क्स में ये आता है, ठीक है ना, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो गुजरात 3 चीजों में टॉप कर रहा है और इंडिया 5 चीजों में टॉप, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन की बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने CFI से याद रखना है तो रख दो, है ना, इसको सेंट्रल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऐसे कुछ याद रख सकते हो आप, है ना, सेंट्रल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, और नॉर्मल तरीके से याद रखना है तो इसके अंदर न्यूमेरिक में मत जाना। अब बी बनाया, हाँ वो तो आपको पता है, ठीक है, क्यूमिन सीड, फेनल सीड एंड इसबगोल, ठीक है। अब इंडिया कहां पे टॉप कर रहा है, ड्राइड कोरिएंडर, है ना, वापस यहां से CF निकाल लेते हैं और काइंड ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा वैसे, CFM एंड सुआ ऐसे, ठीक है ना, CFM ऐसे, क्यों फाइनेंस मिनिस्टर साउथ अफ्रीका गए, ऐसे बनता है, मतलब ऑटोमेटिक बनता है, सी से क्यू, मतलब वैसे तो क्यू से के से क्यू होता है, लेकिन यहाँ पे सी से क्यू बना दिया, ठीक है ना, क्यू फाइनेंस मिनिस्टर साउथ अफ्रीका गए, ठीक है ना। ड्राइड कोरिएंडर, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, सुआ एंड अजवेन, वो अजवेन का एन है, कोई डाउट नहीं है। पहले तो CFI, ठीक है ना, क्यूमिन सीड, फेनल सीड एंड इसबगोल। गुजरात 3 चीजों में टॉप कर रहा है और इंडिया 5 चीजों में टॉप कर रहा है, ठीक है ना। CFM SA, क्यू फाइनेंस मिनिस्टर साउथ अफ्रीका गए, ठीक है ना। C स्टैंड्स फॉर ड्राइड कोरिएंडर, F स्टैंड्स फॉर फेनुग्रीक, M स्टैंड्स फॉर मस्टर्ड, S स्टैंड्स फॉर सुआ एंड A स्टैंड्स फॉर अजवेन, ठीक है। थोड़ा टफ चैप्टर है, कुछ चीजों को याद रखना टफ होता है, हम स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लेना थोड़ा बैक जाके। नाउ इंडिया का कंट्रीब्यूशन, गुजरात टॉप कर रहा था वो पोर्शन हो गया, इंडिया टॉप कर रहा था वो पोर्शन हो गया। नाउ इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स का जितना भी प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में, कॉन्डिमेंट्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया 35% कंट्रीब्यूशन देता है। वेरी गुड, वन ऑफ द गुड लाइंस। नाउ यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, इंडिया सॉ, कैसा, इंडिया सॉ ब्लैक पेपर, सिनामॉन, क्लोव एटसेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। नाउ इंडिया का BCC, भारत का ब्लैक पेपर, सिनामॉन, क्लोव, ये तो मतलब वो अंग्रेजों ने अटैक किया ना तब से ये सब फेमस है, उसी चीज को हम अभी पढ़ रहे हैं। भारत का मसाला ब्लैक पेपर, सिनामॉन, क्लोव एटसेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, अश्वगंधा, ठीक है ना, अश्वगंधा का A, T तुलसी, करियातू का K, मिंडी आवल का M,
W व्हाइट मूसली, मधुनासिनी का M, अशोक G, L गार्मल का G था, लिंडी पाइपर का था L, गालो का था G एंड एलोवेरा का A, एटसेट्रा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम एलोवेरा और G को आगे पीछे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलोवेरा और G को आगे पीछे कर देते हैं हम, याद एटसेट्रा एटसेट्रा है। ठीक है ना, समझ रहे हो? इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम कैसे याद रखेंगे? मेरे को 1-2 मिनट होगी, लेकिन मैं सेट कर दूंगा, है ना। अश्वगंधा स्टैंड्स फॉर ए स्टैंड्स फॉर अश्वगंधा, तुलसी के लिए T, करियातू के लिए K, मिंडी आवल के लिए M। इसको आप ऐसा बोलो, है ना, हिंदी में लिखना नहीं आता मुझे, ए तूने, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ ना, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना। ए स्टैंड्स फॉर ए गया, तूने के लिए T गया, के लिए क्यों, ये मेरे को क्यों तो मतलब मेरा फेवरेट है, ए तूने क्यों, M स्टैंड्स फॉर मेरी, है ना, W के लिए वाइन लगा देते हैं हम, वाइन की, ये स्टैंड नेक्स्ट, इसके लिए कुछ बनता नहीं है, लेकिन के याद रखना, की ये है की। मांग में एन होता है, लेकिन मांग बोलता है ना, मांग में तीनों वर्ड आ गए, M, A और G, तीनों वर्ड हमने कवर कर दिए। ठीक है ना, तो उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, M, A, N, G, है ना। ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, है ना। को लेग दिखाया यानी पैर दिखाया, लात मारी, यू नो, ठीक है। ए तूने क्यों मेरी वाइन की डिमांड को, मांग को लेग मारी, ये मांग यानी डिमांड होता है ना। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ए टी के, ए तूने क्यों, ए टी के मेरी वाइन की, ये मतलब बनता नहीं है, वाइन की मांग को, इसमें एन नहीं बनता है, ये आपको याद रहे तो ठीक है। को लेग मतलब LEG लेग होता है, मेरे को पता है। को लेग मारा मतलब लात मारी, कैसे भी करके याद करना पड़ता है, और इसको आप अब इस निमोनिक को आप अपने हिसाब से करना चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। A स्टैंड्स फॉर अश्वगंधा, T स्टैंड्स फॉर तुलसी, K स्टैंड्स फॉर करियातू, M स्टैंड्स फॉर मिंडी आवल, W स्टैंड्स फॉर व्हाइट मूसली, M स्टैंड्स फॉर मधु नासिनी, A स्टैंड्स फॉर अशोक गार्मल, लिंडी पाइपो, गैलो एंड एलोवेरा। बहुत कुछ मैंने आपके लिए करके दिया है। ठीक है ना। आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स है। और फिर पता है उसके फ्लेवर के लिए हम क्यों यूज करते हैं, मिंट, मेंथोल, पाल्मरोजा, लेमन ग्रास एटसेट्रा आर इंक्लूडेड एज फ्लेवर क्रॉप्स, वो फ्लेवर के लिए हम यूज नहीं करते। ठीक है ना। तो ये हमारा पैराग्राफ मेरे हिसाब से बड़ा तगड़ा गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना, मैं साइड पे ही रहता हूं वैसे। ठीक है, तो ये जो मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स है, वन ऑफ द टफेस्ट पैराग्राफ्स है, उसको याद रखना, उसको निभाना एग्जाम में, उसको मैंने अच्छे से बताया आपको। फिर से एक बार हाईलाइट कर लेता हूं उसको। तो गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड्स, फेनल सीड एंड इसबगोल इन द वर्ल्ड। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, सुआ एंड अजवाइन, उसका भी मैंने न्यूमेरिक बता दिया था। इंडिया 35% इन द कॉन्डिमेंट्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है पूरी दुनिया में, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन होता है 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंडिया का ब्लैक पेपर, सिनामन, क्लोव एटसेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड द ऑल ओवर वर्ल्ड। नाउ जो ये इसके लिए अभी हमने बताया, अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंडी आवल, व्हाइट मूसली, मधु नासिनी, अशोक गार्मल, लिंडी पाइपर, गालो, एलोवेरा आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट्स एंड मिंट, मेंथोल, इसका हम क्यों यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए। आपको मिंट फ्लेवर पता है ना, मेंथोल फ्लेवर, पाल्मरोजा, ठीक है, लेमन ग्रास एटसेट्रा आर इंक्लूडेड एज फ्लेवर क्रॉप्स। ठीक है, फिर थोड़ा बुद्धि का भी बात करेंगे, दिमाग जिसका चलता है। ठीक है ना, जैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, 99% हमें पता होता है, कभी कभी नहीं पता होता है, बट इट इज़ मोर देन ओके अगर हमें नहीं पता है। ठीक है ना, ये पैराग्राफ हम पढ़ते नहीं, वो आपको पता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। बढ़िया हो गया, है ना। हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड
फ्लावर्स की बात कर रहे हैं एक ही पैराग्राफ में, मतलब जिसके बारे में हम कितना लिख सकते हैं, लेकिन फिर चैप्टर को थोड़ा छोटा कर दिया गया। इसमें भी आप ये लोग चाहते तो हमें 20 पेज का चैप्टर बना सकते थे, 30 पेज का चैप्टर बना सकते थे, इंडिविजुअली हर एक चीज़ के बारे में बता सकते थे। लेकिन आधा चैप्टर बनाने के बाद इनको पता चला होगा, जैसे वीट के बारे में इंडिविजुअली बताया, पैडी के बारे में इंडिविजुअली बताया, इनको पता चला होगा अरे अरे ये तो पूरी बुक बन जाएगी, समझ रहे हो। तो इन लोगों ने चैप्टर को फिर शॉर्ट एंड स्वीट में बताया। क्यों ये लोग मैंगो के बारे में पूरा पैराग्राफ नहीं रख सकते थे? रख सकते थे। अगर वीट के बारे में आप रख सकते थे तो पैडी के बारे में भी रख सकते हो, तो फिर मैंगो के बारे में भी रखाओ, है ना, पूरी बुक भर दो। ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पे रखना था। इसमें अगर ये लोग पार्शलिटी करते हैं, अगर आपने वीट का पैराग्राफ रखा है तो मैंगो का भी रखो, और ऐसा है तो मतलब किसी का मत रखो, ऊपर सभी चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ाओ। वैसे बुक की खामियां नहीं निकालनी चाहिए, जो हमारे पास बुक होती है उसी को पढ़ना होता है। हम सीए पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी यही बोलते हैं, अगर आपको बुक को चेंज करना है तो लायक बनो, वहाँ पे जाके बुक खुद बनाओ, खुद चेंज करो, उस करिकुलम का हिस्सा बनो जो चेंज करने वाले होते हैं, ठीक है। इन फ्रूट्स प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना, ठीक है ना। फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज एटसेट्रा। देखो बहुत सारे फ्रूट्स है, बराबर है, हमें पता है इंडिया में बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं, तो आपको जो 4-5 नाम याद आए वो लिख देना, क्योंकि एटसेट्रा लिखा है। तो बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज एटसेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। इसके अलावा 1-2 नाम लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें से एक आध दो निकाल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता है केले है, मोस्ट प्रोबेबली साउथ में उगते हैं, तो तमिलनाडु का नाम लिख देना, मोर देन ओके, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र में भी उगते हैं केले, ठीक है ना। बनानास, इसमें से सबसे पहले हमने किसका नाम ले लिया? बनाना, क्योंकि सबसे पहले फ्रूट्स लाइक बनाना। तो बनाना उगता है बेसिकली तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में, मोटे मोटे तौर के ऊपर। फिर यहाँ पे एप्पल था, एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में घूमने जाता है तो हम बोलते हैं एप्पल लेके आना, ठीक है ना, जैसे वो हमारे लिए एप्पल लेने ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी उगते हैं, ठीक है ना, तो एप्पल। फिर यहाँ पे ग्रेप्स लिखा है, तो ग्रेप्स उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, मोटे मोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में। फिर यहाँ पे ऑरेंज का लिखना है तो नागपुर का नाम लिख देना, लेकिन है नहीं तो मत लिखना, डापण मत करना। एज द ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इन इट्स डिमांड। फिर ग्रेप का डिमांड ज्यादा रहता है। देखो इतने सारे स्टेट्स उगाते हैं ना ग्रेप्स, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पर फिर भी हमें ग्रेप्स की कमी पड़ती हो तो फिर हम उसको अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। हम ग्रेप की बात कर रहे हैं, हम ग्रेप को 3 जगह से इंपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड आंध्र प्रदेश, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। बिसाइड्स वेरियस वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स पे आए, उसको भी उगाया जाता है। देखो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। फिर फ्लावर्स के ऊपर भी एक ही लाइन, फ्लावर्स लाइक रोज, जूई, मोगरो, गोलगट्टा एटसेट्रा एटसेट्रा आर आल्सो कल्टिवेटेड, थस वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। इस जैसे ऐसा लग रहा है कि इस पैराग्राफ में इन लोगों ने, वो लोग बहुत जल्दी में थे जिसको जो बुक बना रहे थे, है ना, मतलब इतने स्पीड में बता दिया। जैसे हम पढ़ाते हैं, आप भी मतलब पढ़ते हो तो आखिरी में कैसा, सर आखिरी नहीं है, हाँ टेक्निकल रिफॉर्म से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हो गया और बड़ा आईएमपी है ना। यहाँ नीचे वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन निकल के आएगा और निकल के आएगा, ठीक है ना। तो फ्रूट्स का ठीक, वेजिटेबल्स है का है, फ्लावर्स का आखिरी वाला पैराग्राफ है, उसको मोटे मोटे तौर के ऊपर से वापस हाईलाइट कर लेते हैं। फूड के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद में। फिर बनाना के बारे में एक नीचे लाइन है, एप्पल के बारे में, ग्रेप के बारे में, दूसरे किसी के बारे में नहीं है, ठीक है ना। तो बनाना कहाँ पे उगाया जाता है? तमिलनाडु में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। सीधा फिर एप्पल पे आ गए, एप्पल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और 2 ही नाम है, ठीक है ना। और हमको पता है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एप्पल उगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रेप्स इतने सारे स्टेट्स में उगाए जाते हैं, फिर भी कमी पड़ती है तो हम कहाँ से उसको मंगाते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, है ना। और ग्रेप का जैसे मैंने बोला, दूसरी बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ग्रेप का प्रोडक्शन डिमांड से कम है, तो इसीलिए उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करनी पड़ती है इन 3 जगह से। फिर वो एकदम नॉर्मल वाला लाइन है, बिसाइड्स दिस वेरियस वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन एंड फ्लावर्स लाइक, जो मेन नाम है, रोज, जूई, मोगरो, गोलगट्टा एटसेट्रा आर आल्सो कल्टिवेटेड, थस वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू नो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। देखो हमें पढ़ना है
सेकंड हमारे जो डी सेक्शन में यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से अभी के हमारे जो 2.5 पेज या ऑलमोस्ट 3 पेजेस बाकी है, वहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, निकलेगा ही, मतलब ये समझ लो। उसमें अब ये कौन सा क्वेश्चन निकलेगा वो तो ठीक है ना, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल फिर IMP हम नहीं देख सकते। हालांकि हमें पढ़ना है टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर पहले, तो उसमें से अलग से टेक्निकल रिफॉर्म्स आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी अलग से आ सकते हैं, दोनों 4-4 मार्क के अलग से क्वेश्चन हो सकते हैं। दोनों एक साथ में आए तो फिर दोनों के 4-4 पॉइंट लिख देना, और क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8 पॉइंट है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो दोनों साथ में आने की संभावना कम है, लेकिन आए तो सर बड़ा वाला लिखना है, नो, फिर 4-4 पॉइंट्स लिख देना दोनों के अंदर, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। और अगर ये पैराग्राफ के साथ लिख रहे हैं तो फिर वहां पे 3-3 पॉइंट ही लिख देना, लेकिन इतनी कंजूसी मत करना, यू विल हैव टाइम फॉर द सेम, क्योंकि 24 मार्क्स का ए सेक्शन है, तो यू बेसिकली विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट द सेम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो उनको क्या बोलेंगे, और रिफॉर्म्स मतलब सुधारा, रिफॉर्म्स मतलब सुधारा यानी इंप्रूवमेंट्स। हम पहले क्या यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं ना, तो आपको पता है हम पुराने जमाने में कैसी फार्मिंग करते थे। अर्लियर फार्मिंग वाज कैरिड आउट बाय सिंपल एंड ऑर्डिनरी फार्म इंप्लीमेंट्स लाइक सिकल, है ना। ये पैराग्राफ नॉर्मल जाएगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ओवर मोटे मोटे तौर पे आइडिया ले लेंगे हम। तो पहले के जमाने में सिंपल और ऑर्डिनरी फार्म इंप्लीमेंट से हम फार्मिंग करते थे, जैसे कि सिकल, स्पेड, हो, पावडो, ड्रिल प्लॉफ, बुलॉक कार्ट्स एटसेट्रा। देखो ये सब ये जो सब नाम लिखे हैं ना 8th स्टैंडर्ड में पहले वाला चैप्टर था, यू नो, उसमें सब के मतलब फोटो के साथ आप पढ़ चुके हो। मैं इन सब चीज़ों के फोटोज को आपको नहीं दिखाऊंगा, आई विल मूव ऑन, ठीक है ना। नाउ आज की तारीख में क्या होता है, हम वी आर सपोज टू यूज एंड वी आर गोइंग टू यूज एंड वी आर यूजिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं बोल के गया एक ही लाइन में। अगर कोई फार्मर है तो उसको मॉडर्न इंप्लीमेंट्स यूज करना है, हैव एंटर्ड इनटू इट, ऑफ विच हम ट्रैक्टर भी यूज करते हैं, नॉर्मल है, ठीक है ना, अ ट्रेलर है, रोटावेटर से एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे 3 चीजों का नाम लिखा है, हम मॉडर्न इंप्लीमेंट्स के साथ आ रहे हैं। बिसाइड्स मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक थ्रेसर एंड हार्वेस्टर्स आर यूज्ड इन व्हीट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब पता है ना, वो फसल जब हम काटते हैं तो उस वक्त हम अगर व्हीट हार्वेस्टिंग करते हैं तो थ्रेसर और हार्वेस्टर का हम यूज करते हैं, ठीक है। There is an increase in the usage of chemical fertilizer, hybrid seeds, BT seeds, कॉटन वाला, एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड ड्रिप इरिगेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ये टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में पहले क्या होता था और अब हम क्या करते हैं, उसका एक मोटे मोटे तौर के ऊपर पैराग्राफ था। आप किसी भी दिन लिख सकते हो इस पैराग्राफ को, यू नो। यहाँ पे हाईलाइटेड चीज़ ऐसी थी कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक थ्रेसर एंड हार्वेस्टर्स अब हम व्हीट हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये थोड़ा अलग से लाइन है, ये पहले वाला नॉर्मल लाइन है, ये भी एक नॉर्मल लाइन है कि हम यार ट्रैक्टर यूज करते हैं, ट्रेलर यूज करते हैं, रोटावेटर्स यूज करते हैं, रोटावेटर्स यूज करते हैं, नॉर्मल एकदम नॉर्मल लाइन है। ये भी एक नॉर्मल लाइन है। हम बेसिकली हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। हमारा मेन मुद्दा है टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे 8 मुद्दे हैं, 4 इस पेज पे, 4 इस पेज पे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अगर थोड़े वक्त तक मेरे साथ जुड़े रहते हो, है ना, बीच में छोड़ के मत जाना वीडियो को, ये मैं आपको करवा के छोड़ूंगा, है ना। मतलब ऑलमोस्ट आपको याद रह जाएगा व्हाट वी आर अप टू, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब टेक्निकल रिफॉर्म्स किसको बोलेंगे इंडिया में, टेक्निकल रिफॉर्म्स हम किसको बोलेंगे। तो हमने जो बदलाव किए, द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, अगर सीड्स के अंदर कोई बदलाव किए, फर्टिलाइजर के अंदर कोई बदलाव किए, और अगर फार्म इंप्लीमेंट्स के अंदर अगर हमने कोई बदलाव किए है इन इंडिया, आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स। अगर आप मोटे मोटे तौर के ऊपर भारत की बात करते हो तो भारत में क्या हुआ है, अगर आपने सीड्स के अंदर कोई चेंजेस किया, अगर फर्टिलाइजर के अंदर कोई चेंजेस किया, अगर आपने कोई इंप्लीमेंट्स के अंदर कोई चेंज किया, फार्म इंप्लीमेंट्स के अंदर चेंज किया, देन इट विल नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स। ये पहले वाला नॉर्मल लाइन हो गया। भारत में अगर आपको टेक्निकल रिफॉर्म्स का डेफिनेशन बोलना है तो टेक्निकल रिफॉर्म्स भारत में किसको बोलेंगे, आपने जो भी सीड्स के अंदर चेंजेस किया, फर्टिलाइजर्स के अंदर चेंजेस किया और इंप्लीमेंट्स के अंदर चेंजेस किया, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल अ टेक्निकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। रिफॉर्म्स यानी सुधारा। तो ठीक है ना, सबसे पहली चीज अगर टेक्निकल रिफॉर्म्स में आपको याद रखनी है तो इट स्टैंड्स फॉर वाटर, वो पोर्शन जाएगा पानी को। पहले वाला पॉइंट किसको जाएगा, पानी को जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट जाएगा फर्टिलाइजर को, ठीक है ना, कोई डाउट है।
नहीं है। हम पहले 2 पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहले 2 पॉइंट्स, पानी की बात क्यों करी सर? तो फार्मर वो अर्लियर यूज लेदर बकेट्स, है ना, एकदम लेदर के बकेट आते थे ऐसे, मतलब आपने देखे होंगे, कोई पुराने वाले पिक्चर में देखा होगा। फिर अगर राजस्थान में जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे वो लेदर बकेट साथ में लेके घूमते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। देखा ही होगा आपने लेदर बकेट, ऐसे जैसे आपका बैग होता है ना, स्कूल में लेके जाते हो, ऐसे सेम टू सेम नहीं होता है, बट समझ लो एक लेदर बकेट होता है जिसके अंदर फार्मर्स पानी ऐसे ऐसे करके छिंटकाव करते थे, ऐसे ऐसे करके। देन वाटर व्हील, ये पहले के जमाने की बात करते हैं, वाटर व्हील हुआ करता था, ठीक है ना। तो फार्मर जो पहले के जमाने में लेदर बकेट और वाटर व्हील, गूगल कर लेना एक टाइम। अब वो लोग क्या करते हैं, सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप वो भी आपके अंदर, जैसे आपके सोसाइटी में, फ्लैट्स में, घर में अगर कोई नीचे अंडरग्राउंड टंकी है तो वो सबमर्सिबल पंप से हम उसको नीचे से ऊपर तक पानी लेके जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन कॉल अ सबमर्सिबल पंप्स। और यहाँ पे मोनोब्लॉक का BLOCK कर देना, मोनोब्लॉक पंप कर देना, ठीक है ना। फिर सोलर पंप भी होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर है। ऐसे तरीके से हम उसको पानी डालते हैं हमारे क्रॉप को। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है टेक्निकल रिफॉर्म्स है, टेक्निकल रिफॉर्म्स में पहले वाले पॉइंट को हमने नाम दिया वाटर, हमारा सबसे पहला। तो पहले के जमाने में द फार्मर्स वो, ठीक है ना, फार्मर्स कर देना, आपको सिंगुलर रखना है तो सिंगुलर रखो, प्लूरल रखना है तो प्लूरल रखो। द फार्मर्स वो अर्लियर यूज लेदर बकेट्स, एट द सेम टाइम पहले वाटर व्हील भी यूज करते थे। द फार्मर्स वो अर्लियर यूज लेदर बकेट्स एज वेल एज वाटर व्हील। अब वो क्यों क्या यूज करते हैं, सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं, और लिखा है साथ में कोई यूज नहीं करता, सबमर्सिबल पंप और मोनोब्लॉक पंप। या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे, या तो फिर सोलर पंप यूज करेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे, या तो स्प्रिंकलर्स। आपको पता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब टपक पद्धति, सब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप, है ना। और फिर भी नहीं पता है ना तो हल्का सा गूगल जाओ, जो पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ चुके। आई ऑलरेडी मेंशन दैट आई विल नॉट बी एबल टू मतलब क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब टपक पद्धति, स्प्रिंकलर मतलब फुहारा पद्धति, है ना, ऐसे नीचे से नोजल होता है, वो फुहारे की तरह उड़ता है, ठीक है ना। तो पहले वाला पॉइंट हमने किसको डेडिकेट दिया टेक्निकल रिफॉर्म्स में, द फार्मर्स, मैंने एस लगा दिया, वो अर्लियर यूज्ड लेदर बकेट्स एंड वाटर व्हील। अब वो क्या यूज करते हैं, सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप मतलब पानी के अंदर रह सकता है वो, है ना, ठीक है ना। वो उसको जैसे हमारी पनडुब्बी होती है ना, वो पिक्चर भी आया था विकी, कैटरीना कैफ के हस्बैंड का, विकी क्या नाम है उसका, विकी कौशल या समथिंग नाम है, वो नहीं, वो सब पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, उसको भी हम सबमर्सिबल बोलते हैं, ठीक है ना, सबमरीन बोलते हैं, सॉरी, सबमरीन, ठीक है। ये सबमर्सिबल पंप से, या तो फिर आप यूज क्या करोगे मोनोब्लॉक पंप, उसका भी एक फोटो देख लेना। अगर वो नहीं तो सोलर पंप, एट द सेम टाइम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। आप समझ रहे हो, पहले वाला पॉइंट मोटे मोटे तौर पे हमने पानी को डिनोट किया। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने किसको दिया था, फर्टिलाइजर को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने किसको दिया था, फर्टिलाइजर का स्पेलिंग मुझे पता है, मैंने आधा लिखा है, ठीक है, इट्स ओके, यहां पे लिखा है, आप देख सकते हो। पहले वाला पॉइंट हमने पानी को दिया, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमने फर्टिलाइजर को दिया। तो केमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डायमोनियम फॉस्फेट, DAP, पूरा नाम अगर याद नहीं आता है तो D.A.P लिख देना। फिर NPK, है ना, NPK, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, पोटास। जो चैप्टर पहले से पढ़ रहा है उसको पता है, पोटास, सॉरी सॉइल वाला चैप्टर जो मेरे साथ पढ़ा है ना, नेचुरल रिसोर्सेज को पता है, पोटास स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। यूरिया एंड अदर बायोफर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स, अदर बायोफर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स, बायोटेक सीड्स आर यूज। देखो पहले वाला पॉइंट हमने पानी को दे दिया था, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हमने फर्टिलाइजर को दे दिया, ठीक है, कोई इश्यू था ही नहीं, कोई इश्यू है ही नहीं, एकदम चिल मारो। द फार्मर, अभी मैं बुक के हिसाब से बोल रहा हूं, वो अर्लियर यूज लेदर बकेट्स, जो पहले लेदर के बकेट्स यूज करते थे और वाटर व्हील यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं, आर नाउ यूजिंग, या तो फिर नाउ यूजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखो, सबमर्सिबल पंप्स और मोनोब्लॉक पंप्स, या तो फिर सोलर पंप, एट द सेम टाइम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स। अब हम कहां पे आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर पे आ गए। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक DAP, डाई अमोनिया फॉस्फेट, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास एज वेल एज यूरिया। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हो तो यूरिया को कैसे भूल सकते हो, कभी भी नहीं भूल सकते यूरिया। अदर बायो फर्टिलाइजर्स
लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, है ना, एस यहां पे लगाया तो फिर यहां पे भी लगा देना। अदर बायो फर्टिलाइजर्स लिक्विड, वो पता है ना लिक्विड आता है वो, मतलब यहां से वो बैग में भर देते फिर उसको स्प्रे करते हैं। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोटिक आर यूज्ड। पहले वाला पानी भी हमारा हो गया, एट द सेम टाइम पानी के बाद फर्टिलाइजर वाला भी टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमारा ऑलमोस्ट हो गया, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई अमोनिया फॉस्फेट D.A.P, है ना। एट द सेम टाइम NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। अगर केमिकल की बात कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हो, तो यूरिया को कैसे भूल सकते हो, है ना। फिर अदर बायो फर्टिलाइजर्स, उसके साथ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोटेक सीड्स। हमारे 2 पॉइंट तो समझो हो ही गए। कैसे हो गए सर, रिपीट करो, कैसे हो गए। द फार्मर हु अर्लियर यूज लेदर बकेट्स यूज करते थे और वाटर व्हील यूज करते थे। अब वो लोग क्या यूज करते हैं, नाउ यूजेज सबमर्सिबल पंप्स यूज करते हैं, या तो फिर मोनोब्लॉक पंप यूज करते हैं, सोलर पंप, है ना, सोलर पंप, और एट द सेम टाइम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर, फुहारा पद्धति। नाउ ये दूसरा वाला पॉइंट हमने किसको, केमिकल फर्टिलाइजर को डिनोट किया। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक DAP, डाई अमोनिया फॉस्फेट, एज वेल एज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी पोटास लिख लेना। अगर इनकी बात करी है तो क्या यूरिया को भूलना चाहिए, गलत बात है, यूरिया तो खाद है, ठीक है ना। और अदर बायो फर्टिलाइजर लिखा है तो उसके बाद में लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स लिख दो, बायोटेक सीड्स आर यूज्ड, ठीक है। एकदम डिट्टो जा रहा है, मतलब टेक्निकल रिफॉर्म्स कड़क जा रहा है। अब थोड़ी ऐसे फार्मर्स को हम गाइडेंस करने की बात कर रहे हैं ना। ये 2 पॉइंट वाटर के लिए गए और फर्टिलाइजर के लिए गए। अब फार्मर्स को मदद कैसे करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए 3, 4, 5, 6 4 पॉइंट हम डालेंगे फार्मर्स के लिए। नीचे तो 2 अलग से आएंगे, उसके बाद में 2 आएंगे। तो ये हम हेल्पलाइन के लिए डाल देते हैं। किसके लिए डाल देते हैं, हेल्पलाइन से याद रखेंगे। ये पानी है, ये फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर है, ये हेल्पलाइन है, और ये ग्राम सेवक के लिए डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। इसको ऐसे ही याद रखेंगे हम। पहला पॉइंट है वाटर का है, फर्टिलाइजर का है, आपको न्यूमेरिक्स बनाना है तो बना देना, है ना। वो WF, है ना, H एंड G, ठीक है ना, वो आप देख ले। अभी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि कैसे पढ़ाई होती है। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड, फार्मर को गवर्नमेंट कैसे गाइड करती है, थ्रू रेडियो से उनको कॉन्स्टेंटली बताया जाता है। टीवी पे एक चैनल है, ठीक है ना, उनका DD किसान चैनल है। न्यूज़पेपर से हम बताते हैं, ये टीवी के लिए एक चैनल है, ठीक है ना। फिर SMS, मतलब मोबाइल में SMS आ जाएगा, SMS मोबाइल पे ही आता है। किससे आएगा, बाय द किसान टोल फ्री नंबर से आएगा। अगर किसान वो कोई SMS आ रहा है तो किसान टोल फ्री नंबर से आता है 1800, फिर एक 0 निकाल दो 180, फिर ये देखो लकी नंबर है ना, हम 1551 का चांदला करते हैं, तो लकी नंबर किसान कॉल सेंटर बोलते हैं उसको। फिर या तो फिर वेबसाइट पे चले जाओ, गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल से आता है, या तो आई खेडूत मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट से उनको मैसेज आएगा, उनको हेल्प की जाएगी। कैसे देखो, ये तीसरे वाला पॉइंट है। मैं पहले पढ़ाता हूँ, रीड करता हूँ, पहले आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश करता हूँ, फिर पूरा का पूरा घुसा देता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो पहले वाला पॉइंट था फार्मर वाटर के लिए। तो फार्मर हु अर्लियर यूज लेदर बकेट्स एंड वाटर व्हील, अब क्या यूज करते हैं, नाउ यूज सबमर्सिबल पंप्स और मोनोब्लॉक पंप्स, कोई डाउट नहीं है, या तो फिर सोलर पंप। एट द सेम टाइम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, फुहारा पद्धति और टपक पद्धति। फिर दूसरा वाला पॉइंट हमने किसको डिनोट किया टेक्निकल रिफॉर्म्स में, हमने फर्टिलाइजर को डिनोट किया। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक DAP, डाई अमोनिया फॉस्फेट, एज वेल एज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और इनकी बात कर रहे हैं तो हमें यूरिया को भूलना है बिल्कुल भी नहीं, यूरिया को नहीं भूल सकते। अदर बायो फर्टिलाइजर के साथ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को क्यों भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और बायोटेक सीड्स को भी नहीं भूलेंगे। हम हेल्पलाइन के ऊपर जा गए। तो फार्मर्स को कैसे गाइड करती है गवर्नमेंट, तो फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड, फार्मर को सतत गाइडेंस मिलता है, फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड। सबसे पहले रेडियो, पुराने जमाने में क्या आता था, रेडियो आता था, थ्रू रेडियो। उसके बाद में टेलीविजन, तो टेलीविजन के लिए DD किसान चैनल है, ठीक है ना। रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर, इन 3 माध्यमों से फार्मर्स को कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिलता है। रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर के माध्यम से
कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिलता है और टेलीविजन के ऊपर डीडी किसान चैनल है, ठीक है। ये 3 चीज तो हो गई। फिर मोबाइल का कुछ करो ना, ऐसे फार्मर्स ने बोला, गवर्नमेंट को बोला कि हमें कुछ एसएमएस, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एसएमएस भेजती है ऑन मोबाइल बाय द किसान टोल फ्री नंबर, किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-18551, किसान टोल फ्री नंबर से, जिसको किसान कॉल सेंटर भी बोल दो, आप खुद कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। वहां पे गाइडेंस मिलता है, कांस्टेंट गाइडेंस मिलता है। फिर एक गवर्नमेंट वेब पोर्टल है, गवर्नमेंट govt.farm वेब पोर्टल से, ठीक है ना। आई खेडूत वो भी एक ऐप है, एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट्स मतलब तगड़े तगड़े जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला पॉइंट था हमारा वाटर का, W केमिकल फर्टिलाइजर्स का, और ये हमारा था फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू, इसके लिए मैंने क्या बोला था, गाइडेंस ही बोला होगा, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था, बनाता हूं फिर इरेज भी हो गया, ठीक है ना। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड, WFG वही लिखा होगा, और ये ग्राम सेवक, मुझे याद नहीं है यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड लिखा था, है ना, हेल्पलाइन लिखा था, सॉरी याद आ गया, हेल्पलाइन, ठीक है ना। तो फार्मर्स यहाँ पे क्या 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 क्या, द फार्मर्स हु ईयरली यूज लेदर बकेट्स एंड वाटर वेल। देखो ये पेज चला जाएगा और मैं वापस नहीं आऊंगा, आपको स्टाइल मेरा पता है, तो 4 पॉइंट पहले कवर करता हूँ, 4 पॉइंट बाद में कवर करवाता हूँ, बाद में मतलब साथ में ही, लेकिन वो फिर चले जाएंगे, आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट द सेम। द फार्मर हु अर्लियर यूज लेदर बकेट्स एंड वाटर वेल, अब क्या यूज कर रहे हैं, नाउ यूजेस सबमर्सिबल पंप्स और मोनोब्लॉक पंप्स, सोलर पंप्स, एट द सेम टाइम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ दूसरे वाले पॉइंट पे हमें फर्टिलाइजर में आना था, केमिकल फर्टिलाइजर लाइक डाई अमोनिया फॉस्फेट, D.A.P ब्रैकेट में, NPK ब्रैकेट में, N.P.K ब्रैकेट में, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यूरिया को क्यों भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अदर बायो फर्टिलाइजर के साथ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को भी नहीं भूलेंगे, बायोटिक्स को भी नहीं भूलेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड, फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, 3 चीजों से उनको कांस्टेंट गाइडेंस मिलता है। टेलीविजन के लिए उन्होंने एक चैनल डीडी किसान चैनल खोल के रखी है, एसएमएस आते हैं, ठीक है ना। हाँ वो थोड़ी बार में आई जाए इसमें वीडियो चालत बिना, सॉरी, डीडी किसान चैनल, ठीक है ना। एट द सेम टाइम एसएमएस आएंगे उनको ऑन मोबाइल, एसएमएस आएंगे फार्मर्स को, एसएमएस ऑन मोबाइल बाय द किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1551। इस नंबर से किसान को, खेडूत को एसएमएस आएंगे, जिसको किसान कॉल सेंटर भी बोलते हैं। फिर government.farm, कोई वेब पोर्टल्स भी इनके बराबर है, आई खेडूत एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट, ये सब भी है। तो उनको कांस्टेंट, यहां से एक अच्छी चीज भूल जाओ तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। टेक्निकल रिफॉर्म से पहले 2 लाइन हमने परफेक्ट करी है, तीसरा वाला पॉइंट है फार्मर्स को कांस्टेंटली गाइडेंस मिलता है, ठीक है। हम एकदम चौथे वाले पॉइंट पे आते हैं, और क्या गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू एग्रीकल्चर रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स। अगर कोई न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च हुआ है और अगर कोई भारत में नई नई टेक्निक डेवलप हुई है, तो उनको ये उन तक कौन पहुंचाएगा, आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक। एक ग्राम सेवक की पोस्ट होती है, वो गवर्नमेंट इन साहब को नॉलेज देगी और ये फार्मर्स तक पहुंचाएंगे। कन्वे तक, फार्मर्स तक कन्वे कौन करेंगे, ग्राम सेवक कन्वे करेंगे, कोई डाउट नहीं है। देखो ये जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है, टेक्निकल रिफॉर्म्स किसको कहा जाता है, द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इंप्लीमेंट्स इन इंडिया आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स, बराबर है। सबसे पहले वाला पॉइंट, पानी को, फर्टिलाइजर्स को, हेल्पलाइन को, द फार्मर्स, ये मेरा अच्छे से हो गया है, आई डोंट थिंक सो, और 3-4 बार रिपीट करने की जरूरत है। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स। टेलीविजन के लिए एक डीडी किसान चैनल है, उसके बाद में फार्मर्स को एसएमएस आते हैं ऑन मोबाइल बाय द किसान टोल फ्री नंबर, कौन सा, 1800-180-1551, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में किसान कॉल सेंटर लिख सकते हो। फिर वेब पोर्टल्स भी है, गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, फिर आई खेडूत एंड मोबाइल एप्स लाइक एग्री मार्केट। फिर
ग्राम सेवक का काम क्या है? तो अगर कोई न्यू एग्रीकल्चर रिसर्चेस है, कोई रिसर्च की गई है, कोई न्यू टेक्निक्स है, आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक। अगर कोई नई एग्रीकल्चर रिसर्चेस आई है, अगर कोई नई एग्रीकल्चर रिसर्चेस आई है, अगर कोई नया टेक्निक्स आया है, तो वो फार्मर्स तक कौन पहुंचाएगा? ग्राम सेवक पहुंचाएगा। हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था? पानी का था, ठीक है ना। दूसरा वाला पॉइंट क्या था? केमिकल फर्टिलाइजर का था। तीसरे वाला पॉइंट क्या था? हेल्पलाइन का था। चौथे वाला पॉइंट क्या था? ग्राम सेवक का था। अगर कोई न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च या तो फिर न्यू टेक्निक आया है, अगर कोई न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च या तो कोई न्यू टेक्निक आया है, तो वो फार्मर्स तक कौन कन्वे करेगा? ग्राम सेवक। आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय द ग्राम सेवक। टेक्निकल रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, 4 मार्क का तगड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से 4 पॉइंट हमने मतलब हद से ज़्यादा कवर किए हैं। उसी गवर्नमेंट और क्या कर रही है हमारे खेडूतों के लिए, है ना। तो जैसे कि एक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, इसको ट्रेनिंग से डिनोट करो 5वें वाले पॉइंट को, है ना। सबसे पहले वाला जो पॉइंट था मैं कहाँ पे लिखूं? पहले वाला पॉइंट था वाटर से रिलेटेड था, ठीक है ना। दूसरा वाला केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड था। तीसरा वाला पॉइंट हेल्पलाइन से रिलेटेड था। एंड चौथा वाला ग्राम सेवक से रिलेटेड था, ठीक है ना। ग्राम सेवक अगर कोई न्यू टेक्निकल रिसर्च है ना, या तो फिर कुछ और ढूंढा गया है, तो फिर न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो फिर उसको फार्मर्स तक कौन पहुंचाएगा? ग्राम सेवक कन्वे करेगा। नाउ 5वां वाला पॉइंट जाता है ट्रेनिंग को। अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर इन द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर स्थापा गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि फार्मर्स को हद से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। कोई डाउट नहीं है। सबसे वाला पहले वाला पॉइंट हमारा पानी से रिलेटेड था, दूसरे वाला पॉइंट हमारा केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड था, तीसरा वाला पॉइंट हेल्पलाइन से रिलेटेड था। चौथा वाला पॉइंट क्या था? ग्राम सेवक क्या कन्वे करेगा? अगर कोई न्यू रिसर्चेस आई है, न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च है, या तो फिर कोई टेक्निकल रिसर्च है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी टेक्निक को डेवलप हुआ है, ठीक है ना, तो वो कन्वे फार्मर्स तक कन्वे कौन करेगा? ग्राम सेवक करेगा। 5वां वाला पॉइंट है अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, है ना। हमारे देश में आपको ये एक इंग्लिश का नॉलेज बता दूं, हमारे देश में सेंटर का ये स्पेलिंग चलता है बिकॉज हम यूके इंग्लिश फॉलो करते हैं। यूएस इंग्लिश में सेंटर का स्पेलिंग ये चलता है, ठीक है ना। तो आपको ये स्पेलिंग नहीं लिखना है, कोई डाउट नहीं है ना। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं। अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर इन द फार्मर्स आर गिवन। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहां पे फार्मर्स को ट्रेनिंग मिलती है। टेक्निकल रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये पॉइंट हमने ट्रेनिंग को डिनोट किया। पहले 4 पॉइंट तो आपको आते ही है ना। टेक्निकल रिफॉर्म्स में पानी कैसे यूज करते थे हम, ठीक है ना। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा हमने, हेल्पलाइन के बारे में पढ़ा, है ना, और ग्राम सेवक के बारे में पढ़ा। ये किसको जाएगा? ट्रेनिंग को जाएगा ये पॉइंट। अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर इन द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग, ठीक है ना। उसके बाद में एग्रीकल्चर फेयर, इसको हम फेयर को दे देते हैं। ये भी गवर्नमेंट इनके लिए क्या क्या करती है ना, ये चौथा पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी भाई साहब फेयर को भी मिटा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं फेयर, फिर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट संस्था है ना, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट्स, ICAR लिख देते हैं, ICAR एंड DARE, ठीक है ना। आपका 8वां वाला पॉइंट हो जाएगा और आपके 4 मार्क परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट हो जाएंगे, मजा आएगा वो मार्क्स के साथ, ठीक है ना। तो फेयर का ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट इन गुजरात, ये गुजरात का पॉइंट है, ठीक है ना। फेयर्स इन गुजरात, तो गुजरात गवर्नमेंट मेलों के द्वारा कोई नई रिसेंट मतलब अभी जस्ट कोई आई है, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात में अगर कोई नई चीज आई है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हम गुजरात को डिनोट करते हैं, है ना। फेयर्स इन गुजरात, कोई नया रिसेंट इंफॉर्मेशन, अभी इंफॉर्मेशन कोई आया है और गाइडेंस है, आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। कोई डाउट है? नहीं है।
हमें 5वें वाले पॉइंट पे जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है उसमें 5वें वाले पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा, अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर इन द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग, जहां पे फार्मर्स को ट्रेनिंग मिलती है। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। छठे वाला पॉइंट मेमो फेयर्स को डिनोट किया हमने, है ना। तो फेयर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, है ना, फेयर्स इन गुजरात, ये लोग क्या करते हैं, कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन आया है, कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन आया है या तो कोई गाइडेंस है, आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन है और रिसेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। गुजरात में एग्रीकल्चर फेयर्स ऐसे मनाए जाते हैं, प्लान किए जाता है, ताकि उनको कोई रिसेंट एकदम नई नई इंफॉर्मेशन आई है और कोई गाइडेंस आया है तो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाए। और फिर 7वें वाला पॉइंट तो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, हर एक राज्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एज वेल एज एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट। बाकी का नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। फिर भी पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड एट दांतीवाड़ा, ये गुजरात की बात कर रहे हैं, जूनागढ़, आनंद, नवसारी इन गुजरात। दिस यूनिवर्सिटीज कैरी आउट लिखा है, टी नहीं, आर नहीं है, रिसर्च एंड प्रिपेयर्स न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बढ़िया जा रहा है हमारा। पहले 4 पॉइंट तो हो ही गए थे, तगड़े हो गए थे। 5वें वाले पॉइंट पे फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेरिन, जहां पे द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। 6ठे वाले पॉइंट पे फेयर्स इन गुजरात ऑर्गेनाइज होते थे, वो क्या करते थे, रिसेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। फिर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 7वें वाले पॉइंट पे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, हर एक राज्य की बात करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो गुजरात वाली लाइन फिर आगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद हो तो लिख देना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड, है ना। पहले तो ऐसा बोला गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में एस्टैब्लिश की गई है। लेकिन देखो गुजरात में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड एट, गुजरात की बात कर रहे हैं, दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी, ठीक है ना। DJAN, है ना, DJAN, अक्षय निखिल, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, DJAN, अक्षय निखिल, ठीक है, बढ़िया है। दिस यूनिवर्सिटी क्या करती है, कैरी आउट रिसर्चेस एंड प्रिपेयर, यहां से न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। ये यूनिवर्सिटी का काम ऐसा होता है, जो नई रिसर्चेस होती है ना, वो करते हैं, कैरी आउट रिसर्च करते हैं और नए एक्सपर्ट्स बनाती है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो हमारा ये 7वें वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है ना। और 8वां वाला तो मतलब हद से ज्यादा इजी जाएगा, ICAR और DARE की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बिसाइड्स दिस ICAR, I stands for Indian, C stands for Council for Agricultural Research, ICAR, and DARE, DARE, D stands for Department, A stands for Agriculture, R stands for Research, and E stands for Education. DARE are active at national level. तो अगर कोई टेक्निकल रिफॉर्म्स है उसको करने के लिए हमारे पास 2 संस्था कंटिन्यूअसली काम कर रही है, ICAR एज वेल एज DARE। ये 2 संस्था एग्रीकल्चर रिसर्च करने के लिए हद से ज्यादा काम कर रही है। तो आपके 8 पॉइंट तगड़े वाले हो गए, है ना, ठीक है ना। जैसे पहले वाला पॉइंट था आपका वाटर का था, दूसरा वाला था केमिकल फर्टिलाइजर का था, तीसरे वाला हेल्पलाइन का था, चौथा वाला ग्राम सेवक का था, है ना, सही जा रहा हूं ना मैं। 5वें वाला ट्रेनिंग का था, क्या था, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेरिंग, जहां पे फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। फिर फेयर्स का था, एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात होते हैं, जहां पे क्या होता है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी, तो एग्रीकल्चर कृषि यूनिवर्सिटी और कृषि कॉलेजेस की भी स्थापना की गई है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, हर एक राज्य में। लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो 4 जगह पे है ना, DJAN, है ना, दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड एट दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी इन गुजरात एज वेल एज दिस यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, दिस यूनिवर्सिटीज कैरीज आउट रिसर्च एंड प्रिपेयर्स न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर तो ICAR और DARE की बात कर रहे हैं हम। बिसाइड्स दिस नेशनल लेवल पे 2 संस्थाएं काम करती है जहां पे टेक्निकल रिसर्च होते रहते हैं। बिसाइड्स दिस, इनके अलावा ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, अगर पूरा नाम याद नहीं रहता है ना, फिर भी ICAR और DARE लिख के आना, जो नेशनल लेवल पे काम करती है, आपका काम हो जाएगा। बिसाइड्स दिस ICAR एज वेल एज DARE, ये दोनों संस्थाएं एक्टिव है नेशनल लेवल
पे, ठीक है ना। बढ़िया जा रहे हैं हम, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स तक हमारा हो गया। हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, या तो फिर थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कवर करूंगा। थैंक यू।